ठीक है, पेज नंबर 806 पर खोल लीजिए। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 806, 7, 8, 9, 810, 11, 12 और 813। ठीक है, आज हम ये पेज पढ़ेंगे। और हम जो जिस पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं, एक नया पॉइंट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कल एबॉर्शन कंप्लीट हो गया था, आज नया एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एंटी पार्टम हेमरेज। ठीक है बच्चों जी, एंटी पार्टम हेमरेज किसे कहते हैं? ठीक है जी, देखो, एंटी पार्टम हेमरेज को समझने के लिए इसके शब्दों का विच्छेद कर देते हैं। शब्दों का विच्छेद किसे कहते हैं? इसके शब्दों को जो है टुकड़ों टुकड़ों में बांट लेते हैं। ठीक है, वो कैसे? वो ऐसे, देखिए, एंटी का मतलब होता है एक तरीके से पहले या मुखालिफ। पहले, एंटी का मतलब होता है पहले। पार्टम, बच्चा पैदा होने से। और हेमरेज, ब्लीडिंग यानी कि खून आना। ठीक है, तो बच्चा पैदा होने से पहले खून आना, ये हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चे के पैदा होने से पहले महबल यानी कि वैजाइना से ब्लीडिंग, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा जो है इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों जी, तो ऐसी ब्लीडिंग जो कि गर्भावस्था में, एक एक पॉइंट के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के अंदर कब मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को आप लोग जो है जहन में रखते हुए पढ़ना, क्योंकि कौन सा पॉइंट कब दूसरे पॉइंट से मिल जाएगा जाके पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक एक परिभाषा को, एक एक हल्के से पॉइंट को समझते हुए चलना, क्योंकि आपकी यही कला आपको एग्जाम में सहयोगी बनने वाली है। ठीक है, ये जो बहुत ज्यादा बारीकी से किसी चीज को समझने वाली जो कला है, यही आप एग्जाम में आपकी सहायक बनने वाली है जी। तो देखिए, ऐसी ब्लीडिंग यानी कि ऐसा खून आना जो कि गर्भावस्था में 28 हफ्ते पूरे होने के बाद, 28 हफ्ते पूरे होने के बाद वैजाइना से होती है। ठीक है, बच्चा पैदा होने से पहले, देखिए ध्यान देने की बात है, बच्चा पैदा होने से पहले 28 हफ्ते के बाद, यानी कि 7वें महीने के बाद जो वैजाइना से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 28 हफ्ते की जो शर्त है, 28 हफ्ते की जो बात कही गई है, वो क्यों कही गई है, यहां समझने की ये बात है। इसको मैं बाद में करूंगा, पहले इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। ये खून ऐसा माना जाता है कि प्लासेंटा से आ रहा है। कहां से आ रहा है? प्लासेंटा से। इसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। फर्स्ट स्टेज, देखिए, इसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। ठीक है, यहां तक। अब अगला जो पॉइंट है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं आपको समझाने वाली बात, 28 हफ्ते के बारे में मैंने आपको बताया था, जबकि मैंने आपको, मैं स्टेजेस ऑफ लेबर पढ़ा रहा था। ठीक है, एबॉर्शन से पहले स्टेजेस ऑफ लेबर थी, इमेसिस ग्रेविडम, इमेसिस हाइपर हाइपर इमेसिस ग्रेविडम से पहले हमने पढ़ा था स्टेजेस ऑफ लेबर। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था एक चीज कि 28 हफ्ते यानी कि 7 महीने का बच्चा अगर पैदा हो जाता है, तो 7 महीने का बच्चा जो है वो सरवाइव कर सकता है, यानी कि जिंदा रह सकता है। ठीक है, क्योंकि मां के गर्भ में जो बच्चा आश्रित होता है, पूर्णतः अपनी मां के ऊपर आश्रित होता है। ठीक है, उसका खाना, उसका पीना, उसका सब कुछ जो है वो माँ से पूर्ति करता है, यानी कि पूरा का पूरा जो है वो माँ के ऊपर आधारित होता है। लेकिन 7वें महीने यानी 28 हफ्ते के बाद हम ये कह रहे हैं कि 28 हफ्ते के बाद जो है बच्चा, क्योंकि अभी उसको 9वें महीने अंदर रहना है, गर्भ में, अपनी माँ के गर्भ में रहना है, और 10वें महीने भी मान लीजिए रहना है, यानी कि 40 हफ्ते तक ही मान लीजिए आप। ठीक है, तो यानी कि अभी 2 महीने उसके पास जो है पूरे हैं। 2 महीने, 28 हफ्ते हो गए, 28 के बाद 32 हफ्ते कब हो गए? जब 8वां महीना पूरा हो गया। उसके बाद 36 हफ्ते कब हो गए? जब 9वां महीना पूरा होगा। और मान लीजिए अगर डिलीवरी या लेबर जो है 40 हफ्ते पे हो रही है, तो उसके बाद भी 3 महीने तक बच्चे के पास समय होता है कि वो अपनी माँ के गर्भ में रह सकता है। लेकिन अगर वो 40 हफ्ते से जो है 12 हफ्ते, यानी कि 28वें हफ्ते पे पैदा हो जाए, 7वें महीने पे पैदा हो जाए,
तो उसके उस टाइम पे भी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा हो जाती है, उसके ऑर्गन्स जो है, बच्चे के ऑर्गन्स, बच्चे के जो आधा हैं, बच्चे के जो अंग हैं, वो इतने डेवलप हो जाते हैं, इतने विकसित हो जाते हैं कि बच्चा जो है वो सरवाइव कर सकता है। ठीक है, बच्चा अपनी बॉडी के ऊपर सरवाइव कर सकता है, यानी कि उसकी बॉडी जो है वो ऐसी हो जाती है कि उसकी बॉडी जो है वो सरवाइव कर सकती है, यानी कि दुनिया में आने के बाद वो अपने आप को इस वातावरण के अनुसार, इस दुनिया में रहने के अनुसार जो है वो बच्चा ढाल सकता है अपने आप को। जो बच्चा 28 हफ्ते का पैदा हो जाता है या 28 हफ्ते के बाद पैदा हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें एक्चुअली मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऐसा बताने वाला हूं। मैं 28 हफ्ते की ही बात कर क्यों कर रहा हूं, देखिए कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कल हमने पढ़ा था कि 20 हफ्ते, इस चीज को ध्यान रखना, 20 हफ्ते से पहले की कोई भी प्रेगनेंसी अगर खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसको एबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मुद्दत है, भारत सरकार ने 24 हफ्ते की कर दी है। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ की जो डिफिनीशन है वो अलग है। डब्ल्यूएचओ बिल्कुल अलग चीज कहता है। डब्ल्यूएचओ हफ्ते वफ्ते का कोई हिसाब नहीं है। डब्ल्यूएचओ के यहाँ है 500 ग्राम, यानी कि आधी किलो का बच्चा अगर मिसकैरिज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वह एबॉर्शन है। डब्ल्यूएचओ की तो ये डेफिनेशन है। लेकिन अलग अलग मुल्कों ने, अलग अलग देशों ने अपने यहाँ एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, एक मतलब एक मुद्दत फिक्स की हुई है कि भाई इतने तक के जो है हम जो है एबॉर्शन की गुंजाइश दे सकते हैं। तो भारतवर्ष में पहले जो था 5 महीने यानी कि 20 हफ्ते तक का एबॉर्शन वैलिड हो जाता था डॉक्टर के पैनल के बाद, एमटीपी एक्ट के अनुसार, और अब 24 हफ्ते का हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि 6 महीने का बच्चे में अगर ब्लीडिंग होती है, तो हालांकि वो भी एंटीपार्टम हेमरेज है, लेकिन वो एंटीपार्टम हेमरेज नहीं, बल्कि कहां जाएगा, वो सीधा का सीधा जो है थ्रेटन्ड एबॉर्शन में जाएगा। थ्रेटन्ड एबॉर्शन कौन सा होता है? थ्रेटन्ड एबॉर्शन उसको कहते हैं जबकि मां के गर्भ से ब्लीडिंग तो हो लेकिन बच्चा सही सलामत हो। ठीक है, वो थ्रेटन्ड एबॉर्शन में जाएगा। और अगर ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो गई कि मान लीजिए अवल नाल बाहर निकल गई, प्लासेंटा निकल गई, बच्चा बच्चा अंदर रह गया, तो ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया। और अगर मान लीजिए पूरा का पूरा जो फीटस था वही बाहर निकल गया, तो कंप्लीट एबॉर्शन हो गया। ठीक है जी। अब एक होता है इनवेटेबल एबॉर्शन। इनवेटेबल एबॉर्शन क्या होता है? ये थ्रेटन्ड एबॉर्शन की ही जो है एक बड़ी टाइप होती है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, खून इतना ज्यादा बह जाता है कि वो जो है इसमें जो है परफ्यूज ब्लीडिंग होती है, तो फिर परफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है। एक्चुअली इससे पहले जो है वो एबॉर्शन है। लेकिन 28 हफ्ते पूरे होने के बाद अगर ब्लीडिंग आ रही है और बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, तो इसको जो है एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। 28 हफ्ते, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 हफ्ते तक अगर ब्लीडिंग हो जाए, तो इसको जो है एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। ठीक है जी। लेकिन एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि मान लीजिए पूरा 38वां हफ्ता चल रहा है, 37 हफ्ते के बाद तो नॉर्मल जो है लेबर कभी भी हो सकती है ना। 37 हफ्ते से लेकर के बाद 38, 39वें और 40वें हफ्ते में कभी भी हो सकती है लेबर। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए इसमें, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, देखिए बच्चा कौन सी स्टेज में होता है? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में होता है ना। ठीक है, क्योंकि लेबर, बच्चा पैदा होने की 3 स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जब बच्चा, माँ जो है गर्भवती जो है एक तरीके से तैयारी कर रही हो बच्ची को पैदा करने की, दर्द वर्द शुरू हो गए हो। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में जो है ब्लीडिंग ब्लीडिंग होने लग जाती है और दूसरी चीजें सामने आने लग जाती हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, अगर उसमें बच्चे पैदा होने से पहले जो ब्लीडिंग आती है, ठीक है, जो ब्लीडिंग होती है, जो कि एक नॉर्मल ब्लीडिंग है, जो ब्लीडिंग होती है, उसको भी एंटीपार्टम हेमरेज में गिना जाता है। यानी कि उसको भी प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व एक तरीके से ब्लीडिंग होने में उसको भी गिना जाता है। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है। और इससे पहले अगर मान लीजिए 28, 29 हफ्ते में ब्लीडिंग हो जाती है और बच्चा पैदा नहीं होता, मान लीजिए सिर्फ ब्लीडिंग हुई दो, ठीक है, और बच्चा पैदा नहीं हुआ, ठीक है, ब्लीडिंग हुई और बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो इसको भी एंटीपार्टम हेमरेज में ही गिनते हैं। ठीक है जी। ब्लीडिंग अगर डिलीवरी हो जाए इसके बाद तब भी, और ना हो तब भी, 28 हफ्ते के बाद अगर ब्लीडिंग आ जाती है, तो एंटीपार्टम हेमरेज। इसकी कारण क्या होते हैं, कॉज क्या होते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज की वजह क्या होती है, क्यों होता है एंटीपार्टम हेमरेज? तो
सबसे पहले तो इसको आप ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। प्लासेंटा प्रीविया एक चीज होती है, प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया को आप इसको मोटा मोटा सा समझ लीजिए, बाकी फिर आगे देखेंगे। प्लासेंटा प्रीविया जो है उस कंडीशन को कहते हैं जब के सर्विक्स के जो ओस होता है, सर्विक्स के ओस के ऊपर या सर्विक्स के ओस के आसपास जो है प्लासेंटा फिक्स हो जाए, ठीक है। अगर प्लासेंटा जो है सर्विक्स के ओस के बिल्कुल ऊपर होती है या उससे आसपास होती है तो उसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। और 35% यानी कि 35% जो पोस्ट एंटी पार्टम हेमरेज होता है, एंटी पोस्ट नहीं एंटी पार्टम हेमरेज होता है, वो प्लासेंटा प्रीविया की वजह से होता है 35%। एक होता है एबरेप्शो प्लासेंटा। एबरेप्शो प्लासेंटा किसको कहते हैं? प्लासेंटा प्रीविया तो मैंने आपको बता दिया कि जो सर्विक्स का ओस होता है, सर्विक्स का रास्ता होता है, जो बच्चेदानी का रास्ता होता है, उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर अगर प्लासेंटा जो है फिक्स हो जाए या उसके मिलते जुलते से आसपास में हो जाए तो उसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। और अगर प्लासेंटा तो मतलब कहीं भी है, लेकिन प्लासेंटा क्या होगा, मान लीजिए बच्चा जो है माँ के गर्भ में है, लेकिन प्लासेंटा जो है वो जो यूट्रस में चिपकी हुई थी वो हट गई, ठीक है। प्लासेंटा अंदर है लेकिन प्लासेंटा क्या हुआ, माँ के गर्भ में से जो है हट गई, जो माँ के गर्भ में चिपकी हुई है ना प्लासेंटा, तो वो हट गई, तो उसको एबरेप्शो प्लासेंटा कहते हैं। ये एक तरीके से सीरियस कंडीशन होती है क्योंकि इसमें फौरन ही डिसीजन लेना होता है। वैसे तो जो एबरेप्शो प्लासेंटा होता है, एबरेप्शो प्लासेंटा के बाद माँ जो है फौरन लेबर में आ जाती है। अगर कभी एबरेप्शो प्लासेंटा किसी गर्भवती को हो जाता है तो एबरेप्शो प्लासेंटा के साथ साथ ये होता है कि माँ जो है फौरन किस में हो जाती है, एकदम लेबर में आ जाती है, यानी कि बच्चा पैदा होने का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए एब्रेप्टो प्लासेंटा हो गया, प्लासेंटा जो है वो हट गई और बच्चा अंदर ही है, तो उस सिचुएशन में जो है फौरन जो है लेबर करानी होती है, डिलीवरी करानी होती है, अगर लेबर में माँ किसी वजह से ना आए तो, ठीक है। 35% जो होता है वो एब्रेप्टो प्लासेंटा वजह होती है, यानी कि प्लासेंटा का हट जाना। और प्लासेंटा प्रीविया का 35% कितना हो गया, 35 और 35 70 हो गया। और बाकी का जो 30% है, ठीक है, बाकी के 30% में सर्वाइकल कार्सिनोमा, यानी कि कार्सिनोमा जो है बच्चों कैंसर को बोलते हैं, यानी कि सर्विक्स का कैंसर। सर्वाइकल पोलिप यानी कि सर्विक्स के अंदर जो है कोई भी मास फॉर्मेशन हो जाए। और लोकल इंजरी, अगर मान लीजिए चोट वगैरह लग जाए तो, मान लीजिए माँ को जो है वो चोट वगैरह लग गई तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। सर्वाइकल पोलिप यानी कि सर्विक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अंदर मांस बना हुआ है, उसकी वजह से ये सर्वाइकल कार्सिनोमा, अगर सर्विक्स में कैंसर वैंसर है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग आ सकती है। लेकिन 70% जो चांसेस बनते हैं, 35% प्लासेंटा पेरिविया और 35% प्लास एब्रेप्टो प्लासेंटा के बनते हैं, ठीक है बच्चों। जी, इलाज क्या है? देखिए जितने भी इस तरह के इलाज हैं उनमें सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करा देना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के बाद जो है वो स्थिति क्लियर हो जाती है, अब क्या करना है, ठीक है। जी, तो अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, ये एमआरआई करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड और एमआरआई में अगर बच्चा जिंदा आता है तो, ठीक है, एंटी पार्टम हेमरेज हुआ है, मान लीजिए 29 हफ्ते पे हुआ है, और अगर एमआरआई और अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड, जरूरी नहीं दोनों चीजें कराएं आप, ठीक है। मान लीजिए आपने सिर्फ अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड करा दिया और उसमें बच्चा अगर जिंदा आता है तो क्या करेंगे, उसको प्रेगनेंसी को चलाने का प्रयास करेंगे, ऐसी दवाइयां देंगे जिसमें बच्चा बचा रहे और प्रेगनेंसी जो है वो कैरी ऑन रहे, चलती रहे। जी, और अगर फीटस जो है वो मान लीजिए डेड हो गया है, खत्म हो गया है, एंटीपार्टम हेमरेज हुआ, ब्लीडिंग हुई, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग होती है ज्यादातर ये माना जाता है कि ये प्लासेंटा से आती है और प्लासेंटा से ब्लीडिंग का आना सही नहीं होता, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चा जो है वो डेड हो गया तो उस सिचुएशन में जो है उसको फिर जो है डिलीवर्ड कराने का यानी कि पैदा कराने का ट्रीटमेंट कर, को पैदा कराते हैं। जी, ठीक है बच्चों। जी, अब ये जो था हमारा एंटीपार्टम हेमरेज जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ते हैं गर्भावस्था के दौरान हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब ज्यादा होता है, टेंशन का मतलब टेंशन। वैसे तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा टेंशन हो जाना, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन होना नहीं। हाइपरटेंशन कहते हैं जब बीपी बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, यानी बीपी का बढ़ जाना, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। देखिए इंड्यूस्ड, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी कि इस तरीके से बीपी बढ़े जिसकी वजह प्रेगनेंसी हो, यानी कि जो प्रेगनेंसी है, जो गर्भ है, जो बच्चा है, अगर उसकी वजह से माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहेंगे। दौरान हमल प्रेगनेंसी में बीपी का बढ़ना, ये एक
बहुत सारे केसों में ये चीजें देखने में बहुत सारे केसों में ये चीजें देखने में आती है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, देखिए वैसे जो नॉर्मली किसी का बीपी बढ़ता है ना, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, लेकिन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट अलग होता है। समझ रहे हैं? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का इलाज अलग होता है, और वैसे जो नॉर्मली किसी का अगर बीपी बीपी बढ़ जाता है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी में जो बीपी बढ़ता है वो प्रेगनेंसी की वजह से अगर बढ़ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट भी फिर दूसरा होता है। ठीक है, और ये जो बीपी बढ़ता है ये प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ता है। ठीक है बच्चों जी। दौरान गर्भावस्था बीपी का बढ़ना, कुछ महिलाओं का बीपी गर्भ की वजह से प्रेग्नेंसी वजह से बढ़ता है, इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं जी। अब देखिए, एक बीपी जो होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, आपने देखा होगा जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो उसमें नॉर्मल बीपी क्या होता है, 120/80। जो नॉर्मल बीपी है वो 120/80। MMHG, इसको मापने का जो पैरामीटर होता है, जो पैमाना होता है, वो होता है MMHG। ठीक है, तो 120 क्या है और 80 क्या है? आपने कभी सोचा 120 क्या है और 80 क्या है? बीपी जो है, हम ये भी तो कह सकते थे कि भाई ब्लड प्रेशर कितना, कि जो 120 है, हम बोल सकते थे, ये हम 80 भी बोल सकते थे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, 120/80। ठीक है, तो देखो 120/80 जो है, एक्चुअली ये दोनों ही प्रेशर हैं, खून के प्रेशर हैं। 120 जो है वो अधिकतम है, जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और 80 जो है वो न्यूनतम है, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक, ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। ये जो 120 होता है ये सिस्टोलिक होता है, और ये जो 80 होता है ये डायस्टोलिक होता है। ठीक है, अगर सिस्टोलिक 120 से 1 से 20 से बढ़कर के 140 हो जाए, 120 से बढ़कर के 140 हो जाए, या डायस्टोलिक नीचे वाला जो है 80 से बढ़कर के 90 हो जाए। ठीक है, अगर सिस्टोलिक 140 या 140 से ज्यादा हो जाए, और डायस्टोलिक अगर 90 या 90 से ज्यादा हो जाए, तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर ये गर्भावस्था में हो जाता है तो इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। नीचे वाला जो है डायस्टोलिक जो है वो 90 या 90 से ऊपर पहुंच जाए, और ऊपर वाला जो है वो 140 या 140 से ऊपर पहुंच जाए, तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर ये दौरान हमल हो जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है, तो इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है जी। एक तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि जो ऊपर वाला है जिसको सिस्टोलिक कहते हैं, अगर उसमें 30 की बढ़ोतरी हो जाए, 30 की बढ़ोतरी हो जाए, और जो नीचे वाला है जिसको डायस्टोलिक बोले उसमें 15 की बढ़ोतरी हो जाए, तो उसको भी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। नीचे वाला मान लीजिए 80 होता है, 80 में 15 जोड़ो 95 हो गया। ऊपर वाला 120 होता है, उसमें 30 जोड़ो 150 हो गया। ठीक है, लेकिन 150 नहीं, 140 के बाद ही, 140 से ही हाइपरटेंशन, और नीचे वाला 95 नहीं बल्कि 90 से ही हाइपरटेंशन में गिनना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों जी। तो अगर 100 ऊपर वाला 140 या 140 से ऊपर, और नीचे वाला 90 या 90 से ऊपर ब्लड प्रेशर हो जाए दौरान गर्भ या दौरान हमल, तो इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, चार हालतें हैं जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चार हालतें हैं। नंबर एक क्या है? प्री एक्लैम्प्सिया। नंबर दो एक्लैम्प्सिया। नंबर दो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। और नंबर चार क्या है? क्रोनिक हाइपरटेंशन जी। प्री एक्लैम्प्सिया और एक्लैम्प्सिया को हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, वो हाइपरटेंशन जैसे ही गर्भ ठहरा माँ का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्रोनिक हाइपरटेंशन उसको कहते हैं, मान लीजिए किसी माँ का जो गर्भ है, सॉरी, किसी माँ का जो ब्लड प्रेशर है वो पहले से ही बढ़ता आ रहा है, नॉर्मली भी बढ़ता था मान लीजिए, नॉर्मली जबकि गर्भ नहीं था उसको, जब जब से भी बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है अगर वो तब बढ़ता था तो अब तो प्रेगनेंसी ठहर गई, वो और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, या कंटिन्यूटी के साथ बढ़ेगा, तो इसको जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि दौरान गर्भावस्था बीपी का बढ़ना कहते हैं। इसकी चार वजह होती है, प्री एक्लैम्प्सिया, एक्लैम्प्सिया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन यानी कि गर्भ धारण करने के बाद बीपी का बढ़ना, और क्रोनिक हाइपरटेंशन यानी कि किसी का लगातार ही बढ़ता आ रहा हो। अब प्री एक्लैम्प्सिया और एक्लैम्प्सिया क्या है इसको समझ लीजिए जी। सबसे पहले हम पढ़ते एक्लैम्प्सिया। एक्लैम्प्सिया एक खतरनाक यानी कि लाइफ थ्रेटिंग यानी कि जानलेवा हालत है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है, खराबी है,
ठीक है, एक्लेम्पशिया में क्या होता है, प्री एक्लेम्पशिया के साथ दौरे पड़ते हैं, यानी कि टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स और कोमा वगैरह हो सकता है। ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें दौरा पड़ता है, कोमा तक में मरीज जा सकता है। और ये जो एक्लेम्पशिया होता है, ये जो एक्लेम्पशिया होता है और प्री एक्लेम्पशिया होता है, इन दोनों हालतों को टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं एक्लेम्पशिया को, प्री एक्लेम्पशिया को, दोनों को, किसी को नहीं। तो सवाल कैसे बनेगा, दोनों को। ठीक है जी, एक्लेम्पशिया और पीरी एक्लेम्पशिया। एक इसमें क्या है, 80% केसों में, यानी कि अगर किसी महिला को एक्लेम्पशिया में जाती है तो 80% केसों में क्या होता है कि जो एक्लेम्पशिया में जाती है वो महिला पहले प्री एक्लेम्पशिया में जाएगी। इसका इसका नाम, इसके पहले भी प्री लगा हुआ है, तो वो महिला पहले प्री एक्लेम्पशिया में जाएगी, फिर एक्लेम्पशिया में जाएगी, यानी कि ज्यादातर ये दोनों ही होते हैं जी। एक्लेम्पशिया के ज्यादातर केसेस एंटीनेटल केयर पीरियड के द्वारा दौरान सामने आते हैं। एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल दौराने गर्भावस्था, माँ की देखभाल। ठीक है, दौराने गर्भावस्था माँ की देखभाल का जो समय होता है उसको एंटी, दौरान गर्भावस्था माँ की जो देखभाल होती है उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं। और उसमें विजिट्स होती है, 7 महीने तक 7 विजिट होती हैं, और 36 हफ्ते तक जो है। ठीक है, 28 के बाद जो है 30वें हफ्ते में होगी, 32वें हफ्ते में होगी, 34वें हफ्ते में होगी, 36वें हफ्ते में होगी, एक एक हफ्ता छोड़ के होगी। और उसके बाद जो है 37, 38, 39, 40 में हर हफ्ते होगी। यानी कि अगर 40 हफ्ते तक एक प्रेगनेंसी चलती है तो 15 बार जो है होगी। ठीक है, तो उसी दौरान पता लग जाता है जब प्री एक्लेम्पशिया यानी कि दौरे वगैरह और इस तरह की सिचुएशन माँ के साथ बनने लग जाती है, तो उसी टाइम अंदाजा हो जाता है, उसी टाइम आइडिया हो जाता है, डायग्नोज उसी टाइम बन जाती है कि भाई ये जो है प्री एक्लेम्पशिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये जो महिला है ये एक्लेम्पशिया में जा सकती है। एक्लेम्पशिया को आप मोटे मोटे तौर से दौरों को समझ लीजिए, या मरीजा यानी कि गर्भवती महिला जो है जब वो कोमे की तरफ जा रही हो तो उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों जी। एक्लेम्पशिया के असबाब कारण क्या क्या है, क्यों कोई महिला एक्लेम्पशिया या प्री एक्लेम्पशिया में जाती है। नंबर 1, हाइपरटेंशन, यानी कि उसका बीपी जो है बढ़ता है। ठीक है, वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी हो सकता है। उसके अलावा ओडिमा, ओडिमा यानी कि माँ के अंदर जो है अगर खून की कमी हो, माँ के अंदर खून की कमी हो, और उसके क्योंकि अगर खून की कमी होगी तो पूरी बॉडी के अंदर जो है ना ओडिमा होगा, यानी कि भरभराहट सी होगी, फूली फूली सी बॉडी होगी। ठीक है, यानी कि अगर खून की कमी होगी तो जाहिर सी बात है, एक सूजन सी होगी पूरी जिस्म पे, तो ओडिमा की वजह से हो सकता है। प्रोटीनूरिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया कहते हैं पेशाब में जो पेशाब करती है गर्भवती महिला, उसमें उसमें जो है प्रोटीन ज्यादा निकले। प्रोटीन अगर पेशाब में ज्यादा आने लग जाए उसको प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा कन्वर्जन, अगर अगर गर्भवती माँ का जो है जबड़ी बिछ रही है बार बार, दांत बिछ रही है, उसको बेहोशी हो रही है बार बार, तो ये भी संकेत है, ये भी जो है सिम्टम है एक तरीके से, कि साइन है कि माँ जो है वो प्री एक्लेम्पशिया या एक्लेम्पशिया की तरफ जा रही है। सेरिब्रल एनेक्सिया, यानी सेरिब्रल एनेक्सिया कहते हैं दिमाग के अंदर अगर ऑक्सीजन कम पहुंच रही हो तो। ठीक है, सेरिब्रल ओडिमा, अगर दिमाग के अंदर सूजन आ जाए तो। ओडिमा भी कब पढ़ा था हमने, यानी कि पूरे जिस्म पे अगर सूजन आ जाए एनीमिया की वजह से, और हम सेरिब्रल एनीमिया यानी कि अगर दिमाग के अंदर सूजन आ जाए तो। ये वजहें होती हैं जिनकी वजह से एक गर्भवती महिला जो है वो प्री एक्लेम्पशिया या एक्लेम्पशिया की ओर प्रस्थान करती है, जाती है, यानी कि उसमें वो हो जाता है या हो सकता है कारण, कॉजेस। ठीक है जी, मतलब इन, ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो कि एक तरीके से निशानी है कि गर्भवती महिला जो है वो प्री एक्लेम्पशिया या एक्लेम्पशिया की तरफ जा रही है। ठीक है, अब क्यों जाती है, क्यों जाती हैं। ठीक है, ये तो वो थी कि भाई अगर ये चीजें सामने आ रही हैं तो मतलब एक तरीके से डायग्नोस बनने लग जाती है कि भाई ये जो है मतलब प्री एक्लेम्पशिया एक्लेम्पशिया की तरफ जा रही। क्यों जाती है, नंबर 1 तो ये है कि 18 साल से कम उम्र की महिला अगर मां बनती है तो उसके चांस होते हैं कि वो प्री एक्लेम्पशिया या एक्लेम्पशिया में जाती है। ठीक है जी, पहले बच्चे के टाइम पर, प्राइमी ग्रेविडा के टाइम पर कई बार इस तरह की चीजें सामने को दिखाई दे सकती है।
डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमार हो, या हार्ट पेशेंट हो, दिल की बीमार हो, इस तरह की महिलाएं भी जो है प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया में जा सकती है। गुर्दे की बीमारी हो, ठीक है, किडनी जो है अपने काम सही नहीं कर रहा हो, प्रोटीन वगैरह ज्यादा निकल रहा हो पेशाब में, तो उसमें भी जो है प्री एक्लैम्सिया एक्लैम्सिया में जा सकते। मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि कई बच्चों की माँ हो, तो वो भी जो है प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया में जाने के चांस बनते हैं। हाइडेटिफॉर्म मोल कहते हैं अगर प्रेगनेंसी खराब हो जाए, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी खराब हो जाए, तो उस समय भी प्रेगनेंसी खराब होने पर भी जो है वो प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया में जाने के चांस बनते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्लैम्सिया यानी कि अगर किसी माँ को जो है वो प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया के लक्षण हैं, तो हो सकता है कि वाले समय में जब उसकी बेटी गर्भवती हो, तो उसके अंदर भी प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया के लक्षण चले जाएं। ये फैमिली हिस्ट्री से भी कई बार देखने में आ सकता है। एक्लैम्सिया की साइन एंड सिम्टम यानी कि निशानियां क्या क्या हो, ठीक है, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा होगा, ठीक है, 140 से ऊपर वाला 140 से ऊपर होगा, और 90 वाला जो है 90, और नीचे वाला जो है वो 90 से ऊपर होगा। ओडिमा यानी कि पूरी बॉडी पे भरभराहट होगी। अगर मान लीजिए यहां से दबा के देखेंगे और ठीक है, ऐसे दबाया और दबा के छोड़ दिया, या बॉडी में कहीं भी जहां पे नीचे हड्डी हो वहां पे दबाया और दबा के छोड़ दिया, तो वहां पे गड्ढा बन जाएगा, ठीक है जी, पिट्टिंग ओडिमा बन जाएगा। उससे उससे एक तरीके से आइडिया हो जाता है। बगैर वैसे तो आप जो है जांच भी करा सकते हैं, आप हीमोग्लोबिन की जांच करा सकते हैं कि अगर 6 ग्राम या 5 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो जाहिर सी बात है भरभराहट तो आएगी, ओडिमा तो होगा, यानी कि सूजन तो होगी, फूलन तो होगी जी। उसके अलावा प्रोटीन्यूरिया, अगर मान लीजिए पेशाब में जो है प्रोटीन ज्यादा आ रही है, वेट गेन यानी कि कोई गर्भवती महिला जो है वो मोटी हो रही हो जी। ब्लर ऑफ विजन, इसमें और क्या देखने को, ब्लर ऑफ विजन, माँ जो है वो शिकायत करेगी कि मुझे जो है मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है, या मेरी नजर जो है एक जगह टिक नहीं रही है, ठीक है, ब्लर ऑफ विजन। तेज सिर दर्द होगा, एब्डोमन में ऊपर जो है, एब्डोमन में ऊपर पसलियों के नीचे दर्द होगा, दौरे सीजर्स आएंगे, जबड़ी बीचेगी माँ की, बेहोश होगी बार बार, ठीक है, उल्टियां बहुत ज्यादा आएंगी, ठीक है, यानी कि हाइपर इमेसिस ग्रेविडम जो है वो भी एक तरीके से निशानी बनती है कि मरीजा जो है वो प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया में जा सकती है, ठीक है। और अगर बच्चा जो है, बच्चा मान लीजिए डिस्ट्रेस में जा रहा है, बच्चा अगर घुट रहा है, तो माँ के गर्भ में बच्चा है और वो घुट रहा है, तो उसमें भी जो है वो फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, बच्चा घुट रहा है, तो वहां पे भी माँ जो है वो प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया में जा सकती है। या फिर अगर मान लीजिए डायरेक्ट कोमा, बेहोश हो रही है, तो फिर वो तो एक तरीके से कंफर्म डायग्नोस हो ही जाती है। भाई अगर चोट वगैरह नहीं लगी है, कोई इस तरह की बात नहीं है, सिर पे नहीं लग गया है, कोई इंजरी नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया की तरफ गर्भवती महिला जा रही है। एक्लैम्सिया के दौरों की दर्जा बंदी यानी कि दौरे कैसे आते हैं, एकदम कोई बेहोश हो जाता है, क्या होता है, देखिए, प्री मॉनिटरी स्टेज, टॉनिक स्टेज, क्रोनिक स्टेज, कोमा स्टेज, 4 स्टेज होती है, ठीक है। तो प्री मॉनिटरी स्टेज, प्री का मतलब होता है पहले, प्री मॉनिटरी स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले जो गर्भवती महिला होगी वो बेचैन बेचैन होगी, वो उसको बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, ठीक है जी। उसकी जो आंखें हैं वो एक साइड में आगे लग जाएंगी, या आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, या तो आंखें जो एक साइड में लग जाएंगी, दोनों की दोनों, ठीक है, ये दोनों की दोनों ऊपर चढ़ जाएंगी, ठीक है जी। और हाथ पैरों में जो है, हाथ पैरों की जो मसल्स होती है वो फड़फड़ाहट होगी, ठीक है, मरीज अगर लेटी हुई है तो वो हाथ पैरों में फड़फड़ाहट, तो ये जो है ये प्री मॉनिटरी स्टेज होती है। प्री मॉनिटरी स्टेज यानी कि फर्स्ट सबसे चीज पहले ये चीजें देखने में आती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है टोनिक स्टेज। टोनिक स्टेज में क्या होता है, पूरी बॉडी ऐंठ जाती है, अकड़ जाती है, ठीक है जी। और आंखें जो है पथरा जाती हैं, यानी कि ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है। जीभ जो है, जीभ वो एक साइड को निकल जाती है, ठीक है। और डायफ्राम, डायफ्राम किसको बोलते हैं, जो फेफड़ों के नीचे जो एक मांसपेशी है जिसके बारे में मैंने एनाटॉमी में पढ़ाया था, डायफ्राम टाइट हो जाता है, इंसान की पूरी बॉडी सख्त हो जाती है। जब डायफ्राम टाइट हो जाता है तो फेफड़ों को प्रॉपर जगह नहीं मिलती नीचे, जब फूलते हैं नीचे जाने के लिए, तो उस समय क्या होता है, उस समय उस अगर फेफड़ों को प्रॉपर सांस खींचने में जगह नहीं मिलेगी, तो डिस्निया हो जाता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है, क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज में क्या होता है, चूंकि माँ तो तकरीबन तकरीबन बेहोशी की तरफ जा रही होती है, और जीभ जो है जबान, टंग, लिसान कहते हैं इसको अरबी में, यूनानी में, ठीक है। तो होता क्या है कि जबान चूंकि दांतों के बीच को निकल के आती है, दांतों से कट जाती है जबान। कट के मतलब ये नहीं कि दो टुकड़े अलग हो जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं, कट के मतलब ये है कि उसमें दांत घुस जाते हैं। तो जब दांत घुस जाते हैं और जबान आधी बार आधी अंदर
ठीक है, और मरीजा जो है तकरीबन बेहोश। उस कंडीशन में होता क्या है, मान लीजिए मरीजा लेटी हुई है, तो जो लार या थूक निकल रहा है, ठीक है, अर्ध बेहोशी की हालत में या बेहोशी की हालत में, ठीक है, तो उसमें खून आता है। खून क्यों आता है? क्योंकि वो जो दांत जो गड़ गए हैं ना जीभ में, तो वहां से वो जो खून निकलता है, उधर से वो राल आ रही है मुंह से, तो जो राल आती है, जो थूक आता है, ठीक है, वो कैसा आता है? वो ब्लड मिक्स आता है, यानी कि उसमें खून आने लग जाता है। जी। और घर घर की आवाज आती है। घर घर की आवाज क्यों आती है? क्योंकि पूरी बॉडी अकड़ी हुई होती है। सांस की जो पाइप है वो भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। तो मरीजा जो है वो उसके मुंह से जो है उसकी जबड़ी भिंची हुई होती है, मुंह से खून आ रहा होता है और घर घर की आवाज आती है। ठीक है। ये कौन सी है? क्लोनिक स्टेज है। उसके बाद आता है कोमा स्टेज। कोमा में जो है वो मरीजा बिल्कुल बेहोश, बिल्कुल बेहोश हो चुकी होती है। ठीक है जी। अब एक्लैम्पशिया से बॉडी जिस्म पर होने वाली खराबियां, यानी कि अगर किसी महिला को एक्लैम्पशिया होता है तो क्या क्या खराबी होती है? नर्वस सिस्टम। सबसे पहले दिमाग के ऊपर देखते हैं कि एक्लैम्पशिया से क्या फर्क पड़ता है। सेरिब्रल हेमरेज, यानी कि दिमाग की कोई खून की रग जो है वो फट सकती है। सेरिब्रल हेमरेज, दिमाग में कोई रग जो है वो फट सकती है। दूसरा क्या है? सेरिब्रल एनोक्सिया, यानी कि दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ सकती है। ठीक है। दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, क्या होगा? इंफाक्ट। इंफाक्ट यानी कि अधरंग, यानी कि फालिज। ठीक है। सेरिब्रल ओडिमा, दिमाग के अंदर सूजन आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? निजाम दौरान खून व कल्ब, यानी कि अगर निजाम दौरान खून व कल्ब को देखें, हार्ट आर्टरी वेन को देखें, तो उसमें क्या होता है? आर्टरी यानी कि वो नसें जो कि खून को ले जाती हैं दिल से, और वेन वो जो वापस लाती हैं। वेन ये होती है जिनके अंदर हम कैनूल लगाते हैं, ऊपर दिखाई देती है। आर्टरी अंदर होती है। तो ये सब के सब क्या होती है? सख्त हो जाती है। ठीक है, सख्त हो जाती है। और इंसान की बॉडी की जो कोशिकाएं हैं, कोशिका के ऊपर क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, जिसको सेल सेल वाल कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। उसके अंदर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसके जो पोर्स होते हैं ना, वो जो मतलब उसके जो ऊपर पोर्स होते हैं वो थोड़े मतलब एक तरीके से चौड़े होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसके अंदर जो जो भी सुराख होते हैं, जो भी रास्ता होता है, वो चौड़ा हो जाता है। और सेल की परमिएबिलिटी, यानी कि उससे उससे किसी मादे की छनने की अक्षमता बढ़ जाती है। यानी कि जो साइटोप्लाज्म अंदर होता है सेल्स के अंदर, वो निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। रीनल सिस्टम, यानी कि गुर्दों पे क्या फर्क पड़ता है? पेशाब वाले सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है? जीएफआर। जीएफआर किसको बोलते हैं? ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि पेशाब को छानने वाला सिस्टम। ठीक है। ये जो है क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। गुर्दे जो है वो मुकम्मल तरीके से, अच्छे तरीके से पेशाब नहीं छानते हैं। तो क्या होता है? ओलिगो यूरिया, यानी कि पेशाब कम बनने लग जाता है। या एन्यूर ओलिगो यूरिया या एन्यूरिया। ओलिगो यूरिया कहते हैं कम पेशाब बनना, और एन्यूरिया कहते हैं पेशाब बिल्कुल ना बनना। तो उस एक्लैम्पशिया में क्या हो सकता है? या तो मरीजा जो है वो एन्यूरिया में जा सकती है, या ओलिगोरिया। तो इसको पेशाब कम आएगा या बिल्कुल कम आएगा, या बिल्कुल ही अनामत हो जाएगा। गुर्दों में खून कम पहुंचता है। जब गुर्दों में खून कम पहुंचता है, इसीलिए तो गुर्दे कम पेशाब बनाते हैं जी। पेशाब कम बनने और कम निकलने की वजह से यूरिक एसिड, देखिए क्या होता है, जो इंसान पेशाब करता है ना, पेशाब बनता है, पेशाब में इंसान के अंदर से यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन निकलते रहते हैं। लेकिन जब किसी का पेशाब कम आने लग जाए तो क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड कम निकलेंगे। इसका मतलब ये क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड कहाँ इकट्ठा होने जाएंगे? इंसान की बॉडी में। जब क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड नहीं निकलेगा पेशाब में, तो कहाँ कहाँ इकट्ठा होगा? बॉडी में इकट्ठा होगा, और ये परेशान करेगा। ठीक है। अब ब्लड खून में खराबी क्या क्या आती है? ठीक है जी। खून में क्या क्या खराबी आती है? आरबीसी जो है कितने दिन बाद खत्म खराब हो जाता है? एक आरबीसी की लाइफ स्पेन कितने? 120 डेज, 120 दिन। इसमें जो है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी का जो टाइम है वो घट जाता है, यानी कि जल्दी आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है वो जल्दी जल्दी होने लग जाता है। क्यों? इसकी एक वजह ये भी है कि ऑक्सीजन कम मिलने लग जाती है, और इन्फेक्शन जो है बढ़ने लग जाता है। प्लेटलेट्स कम होने लग जाती है। प्लाज्मा की मात्रा कम होने लग जाती है। थ्रोम्बोस, थ्रोम्बस यानी कि खून का थक्का भी बन सकता है। खून का थक्का बन करके फालिज भी हो सकती है, अधरंग भी हो सकती है, और हार्ट अटैक वगैरह भी कुछ भी हो सकता है जी। मैनेजमेंट, इलाज क्या है?
ठीक है। इलाज ये है कि मरीज को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। ठीक है। और जब मरीज को हॉस्पिटल में लेकर के जा रहे हों तो उस टाइम पे रास्ते में फर्स्ट एड दे देना चाहिए, ताकि मरीज जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। ठीक है। इंजेक्शन फिनार्गन, इंजेक्शन डाइजेपाम। ठीक है जी। इससे जो है इसकी तेजी कम हो जाती है। नर्स को महिला चिकित्सक के लिए सहयोग करना होता है। बाकी नर्स जो है अपनी तरफ से इसमें कोई ट्रीटमेंट ना करे, फौरन जो है एडमिट करे, क्योंकि इस तरह के मरीज को जो है ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। ठीक है। और किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है, और यहाँ तक के उसको फौरन ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। इसको जितना जल्दी हो सके जो है आईसीयू तक पहुंचा देना चाहिए, और बीच में जो है जो दवाई बताई गई है वो अगर अवेलेबल है लगा देनी चाहिए। और एक नर्स की जो इसमें जिम्मेदारी बनती है वो महिला चिकित्सक को सहयोग देने की बनती है। अपने आप ज्यादा काम इसमें ना करे अपनी मर्जी से। ठीक है बच्चों जी। आज इतना ही, बाकी कर